एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की थी। लेकिन ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट, एचटेट या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे एनवीएस, केवीएस या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आप सभी जानते हैं, अभी हमने रिसेंटली सिलेबस और करिकुलम से रिलेटेड वीडियोस हमने डिस्कस की हैं। ठीक है, सिलेबस और करिकुलम का जो टॉपिक था वो मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, और आज का जो वीडियो रहेगा वो सिलेबस और करिकुलम का महा मैराथन वीडियो रहेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको सबसे पहला टॉपिक मिलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, यानी कि करिकुलम का मतलब क्या है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपोर्टेंस, करिकुलम को किस तरह से डिजाइन किया जाता है। उसके बाद सिलेबस का मतलब क्या होता है, करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद रहेगा टाइप्स ऑफ करिकुलम और ओवर्ट और हिडन करिकुलम में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, स्टेजेस और स्ट्रैटेजीज क्या क्या रहेंगी करिकुलम डेवलपमेंट की, करिकुलम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं, और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, यानी कि जो भी वीडियो मैंने बनाया है जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम का रहेगा तो उसके साथ ही आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। हर टॉपिक के साथ ही मैंने एमसीक्यूज भी इंक्लूड किए हैं। तो करिकुलम और सिलेबस से रिलेटेड आज ये महा मैराथन वीडियो रहेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस, टाइप्स ऑफ करिकुलम, स्टेजेस और स्ट्रैटेजीज क्या क्या रहेंगी, करिकुलम डेवलपमेंट की प्रिंसिपल्स क्या क्या रहेंगे। तो कोई बच्चा अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक देखना चाहता है तो अलग अलग वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं। जो अलग अलग वीडियोस मैंने बनाए थे टॉपिक वाइज, उन्हीं को कंपाइल किया है। ठीक है, उन्हीं को कंबाइन करके ये महा मैराथन वीडियो मैं बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की थी। ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट, एचटेट या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे एनवीएस, केवीएस या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और पिछले वीडियो में हमने माइक्रो टीचिंग को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करिकुलम की। ठीक है, यानी कि पाठ्यक्रम क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मैं करिकुलम की बात करूँ, सिलेबस और करिकुलम का जो टॉपिक है, चाहे आप बीएड का सिलेबस देख लीजिए, एमएड का देख लीजिए, यूजीसी नेट एजुकेशन में जो यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर करिकुलम स्टडीज नाम से एक प्रॉपर यूनिट आपको मिल जाएगी। तो हर जगह आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं करिकुलम शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। तो ये एक लैटिन वर्ड क्यूरेरे से डेराइव हुआ है। क्यूरेरे का मतलब क्या होता है, रेस कोर्स। रेस कोर्स को हिंदी में हम क्या कहेंगे, दौड़ का मैदान। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक दौड़ का मैदान है, एक रनवे है जिस पर दौड़कर बच्चा अपने गोल को अचीव कर सकता है। ठीक है, किसका कोर्स है, डीड्स एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू विच चिल्ड्रन ग्रो टू बिकम मैच्योर एडल्ट्स। यानी कि एक ऐसा कोर्स है जिसमें सभी तरह के एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे, जिसके थ्रू बच्चा ग्रो करता हुआ एक मैच्योर एडल्ट बन पाएगा। देखिए, करिकुलम होता क्या है, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं। मान लीजिए आप एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से आप बीएड कर रहे हैं। तो जब आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड का जो कोर्स है वो कितने का होता है, 2 साल का बीएड का पूरा कोर्स होता है। तो ये 2 साल का जो कोर्स है, ठीक है, ये बीएड का क्या है, करिकुलम है कि भाई इन 2 सालों में कोई भी बच्चा जब बीएड करेगा तो उसको क्या क्या सिखाया जाएगा, बच्चा क्या क्या सीखेगा, इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे, इसमें जो पहला साल रहेगा उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, दूसरे साल में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, थ्योरी का कितना पार्ट रहेगा, प्रैक्टिकल का कितना पार्ट रहेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या क्या रहेंगी, बच्चों की टीचिंग कैसे की जाएगी, फर्स्ट सेमेस्टर में कितना सिलेबस रहेगा, कितने पार्ट्स होंगे, कितने सब्जेक्ट रहेंगे, कितने सब्जेक्ट्स होंगे,
सेकंड में कितने सब्जेक्ट होंगे, थर्ड सेमेस्टर में कितने होंगे, उनको इवेल्यूट किस तरह से किया जाएगा। तो पूरा का पूरा एक विजनरी डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि एक कोर्स का पूरा डिटेल होता है। तो करिकुलम क्या होता है? करिकुलम क्या होता है? अ वेल डिफाइंड एंड प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ स्टडीज विच स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट फॉर देम टू पास अ गिवन लेवल ऑफ एजुकेशन। यानी कि स्कूल लेवल पर करिकुलम की अगर हम बात करें तो प्राइमरी लेवल का करिकुलम डिफरेंट होगा, सेकेंडरी लेवल का डिफरेंट होगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल का करिकुलम डिफरेंट होगा, और ये प्रीवियस नॉलेज के आधार पर ही होगा। हम उम्मीद करेंगे कि भाई जो बच्चा 6th क्लास में आएगा तो उसको जो है मतलब 5th क्लास का जो भी करिकुलम है वो उसको अच्छे से कवर करके आया होगा। उस टाइम पीरियड के दौरान उसने ये सारी चीजें सीखी होंगी जो भी उसके करिकुलम में होंगी। उसी के आधार पर अगला जो नेक्स्ट लेवल होगा, सेकेंडरी लेवल होगा, उसका करिकुलम होगा। तो करिकुलम क्या है? करिकुलम एक रास्ता प्रोवाइड करता है टीचर्स, स्टूडेंट्स और पूरे एजुकेशन सिस्टम को कि जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और एम्स हैं वो करिकुलम के अकॉर्डिंग ही पूरे होंगे। करिकुलम के थ्रू ही हमें पता चलता है, टीचर्स को पता चलता है क्या पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उनको अपने इस कोर्स के दौरान क्या क्या पढ़ना है। आई होप करिकुलम होता क्या है आप लोगों को समझ आया होगा। तो देखिए, करिकुलम किसी भी कोर्स का एक रिटन डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, एक विजनरी डॉक्यूमेंट होता है कि भाई इस पर्टिकुलर कोर्स के दौरान आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करिकुलम से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं। देखिए, कनिंघम की जो डेफिनेशन है, कनिंघम किस तरह से करिकुलम को डिफाइन करते हैं, ये जो डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उन्होंने क्या कहा है? द टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल टू हिज आइडियल इन हिज स्टूडियो। देखिए, कनिंघम क्या कहते हैं कि भाई जो करिकुलम है वो किसी आर्टिस्ट के हाथ में टूल की भांति है, यानी कि एक टूल, एक उपकरण की तरह है जो उस टूल की हेल्प से वो अपने मटेरियल को कोई भी अपने स्टूडियो में कोई भी शेप दे सकता है। जैसे एक मूर्तिकार है, वो किसी भी प्रकार की मूर्ति बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कनिंघम ने जो तुलना की है वो किस तरह से की है? आर्टिस्ट को उन्होंने क्या कहा है? टीचर। आर्टिस्ट की तुलना किससे की है? टीचर से। ठीक है, स्टूडियो क्या है? स्कूल है। आर्टिस्ट कहाँ काम करता है? स्टूडियो में। टीचर कहाँ करेगा? स्कूल में। सब्सटेंस यहाँ पर या मटेरियल कौन है? स्टूडेंट। और गोल मींस एक्सपेक्टेड लर्निंग अचीवमेंट्स, यानी कि जैसे एक आर्टिस्ट एक टूल के माध्यम से अपने मटेरियल को कोई भी शेप दे सकता है, उसी तरह से एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट को मोल्ड कर सकता है। ठीक है, कोई भी आकार वो दे सकता है, वो अच्छा भी बना सकता है, बुरा भी बना सकता है, और ये काम वो कहाँ करेगा? स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है क्रो और क्रो की। देखिए, क्रो और क्रो की डेफिनेशन भी बहुत अच्छी है। करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द लर्नर्स एक्सपीरियंस इन और आउटसाइड स्कूल दैट आर इंक्लूडेड इन अ प्रोग्राम व्हिच हैज बीन डिवाइस्ड टू हेल्प हिम टू डेवलप मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली एंड मॉरली। क्रो और क्रो क्या कहते हैं कि भाई करिकुलम में वो सारे एक्सपीरियंसेस इंक्लूड होते हैं लर्नर के, जो न केवल वो स्कूल के अंदर सीखता है बल्कि सोसाइटी से जो भी एक्सपीरियंसेस ले रहा है वो भी एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे, जिसके थ्रू उसका क्या मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, मोरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यानी कि सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस की बात की है। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम की, तो देखिए ट्रेडिशनल का मतलब जो एक लंबे समय से करिकुलम का मतलब चला रहा था। तो पहले क्या होता था? करिकुलम का मतलब होता था कि जो भी आपका जो कोर्स दिया गया है उसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनको एक सीक्वेंस में करवाना। ठीक है, वही करिकुलम है। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या है? सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो लर्नर है न केवल स्कूल में अपनी स्टडीज के दौरान जो कुछ सीखता है, इसके अलावा सोसाइटी से जो भी एक्सपीरियंसेस वो लेता है, जिसके थ्रू उसका सोशल, मोरल, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, वो सारे सम टोटल एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं। यानी कि स्कूल और स्कूल से बाहर जो भी एक्सपीरियंसेस बच्चा ले रहा है वो सम टोटल एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे नीड, इंपोर्टेंस, या हम कह सकते हैं पर्पस क्या रहेगा करिकुलम का। करिकुलम का पर्पस क्या है, इसकी आवश्यकता या महत्व क्या है। ठीक है, करिकुलम क्या करता है? टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। देखिए, एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टीचिंग और लर्निंग के लिए कि भाई इस पर्टिकुलर कोर्स के दौरान आप लोगों को क्या क्या करना है। नेक्स्ट
to ensure that students acquire the necessary knowledge, skills and attitudes required for their personal and professional development। यानी कि बच्चों की पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो भी नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड रिक्वायर्ड है उसके बारे में इंश्योर करता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू टीचिंग दैट इज कंसिस्टेंट विद द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यानी कि टीचिंग के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच प्रोवाइड करता है कि भाई जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके जो भी गोल्स और अचीवमेंट है उनको आप कंसिस्टेंट होकर अचीव कर सके। नेक्स्ट है टू हेल्प टीचर्स प्लान एंड ऑर्गेनाइज देयर टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज। टीचर्स की हेल्प करता है करिकुलम की, भाई वो अपनी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज को किस तरह से प्लान करें, किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, किस टाइम पीरियड में उनको क्या करवाना है। ठीक है। नेक्स्ट टू इंश्योर दैट असेसमेंट मेथड्स आर अलाइंड विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो असेसमेंट मेथड्स होंगे वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन होने चाहिए, मैच करने चाहिए। देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं, क्या स्पेसिफाई करते हैं कि भाई बच्चे को इतनी नॉलेज है और ये जब कोर्स वो कंप्लीट कर लेगा तो उसको ये समझ आ जाएगी। ये क्या है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हीं के आधार पर असेसमेंट मेथड्स का प्रयोग किया जाता है कि भाई किस तरह से आप बच्चों को असेस करेंगे, क्विज के द्वारा करेंगे, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन, किस मेथड का प्रयोग करेंगे, क्विज का प्रयोग करेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर ही असेसमेंट मेथड्स, इवैल्यूएशन टूल्स का प्रयोग किया जाता है। यानी कि असेसमेंट इस तरह से करना है जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन कर सके। तो करिकुलम का नीड, इंपोर्टेंस या हम कह सकते हैं पर्पज क्या होगा, उससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे नेचर और करैक्टरिस्टिक्स की, यानी कि करिकुलम की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, covers a broad range of subjects and activities for a well-rounded education। यानी कि करिकुलम में न केवल सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए बल्कि और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए ताकि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। करिकुलम कैसा होना चाहिए, यानी कि समाज में जो भी चेंजेज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स क्या रहेंगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या एडवांसमेंट हो रहा है, सोसाइटी में किस तरह के चेंजेज होना चाहिए, तो वो सारे करिकुलम में दिखने चाहिए। करिकुलम कैसा होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है सीक्वेंशियल। कैसा होना चाहिए, सीक्वेंस में जो भी कंटेंट है वो सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, प्रोग्रेसिव ऑर्डर में होना चाहिए। यानी कि प्रीवियस नॉलेज के आधार पर ही जो नेक्स्ट लेवल का करिकुलम है वो बिल्डअप होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बैलेंस्ड। देखिए बैलेंस्ड होना चाहिए, इंश्योर इक्वल एम्फेसिस ऑन एकेडमिक्स, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। भाई करिकुलम इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि न केवल बच्चों के लिए सिर्फ उसमें एकेडमिक चीज़ों पर फोकस किया जाए, यानी कि एकेडमिक्स पर ही एम्फसाइज नहीं करना चाहिए बल्कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है तो आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी बच्चे का होना चाहिए। तो करिकुलम किस तरह का होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, इंटीग्रेटेड। ठीक है, कैसा होना चाहिए, इंटीग्रेटेड, यानी कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाए उनको कनेक्ट करके आप पढ़ा सके, एक सब्जेक्ट के एक्सपीरियंसेस को आप दूसरे में यूज कर सके। यानी कि जो चीज़ आप मैथ में यूज कर रहे हैं, मैथ में जो चीज़ आपने पढ़ी है वो आपको फिजिक्स में भी हेल्प करे। ठीक है, तो किस तरह का होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, अलाइंस विद द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी, मेकिंग लर्निंग मीनिंगफुल। देखिए रेलिवेंट का मतलब है कि भाई समाज में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, बच्चों की क्या नीड और आवश्यकताएं हैं, उनका किस चीज में इंटरेस्ट है। तो करिकुलम रेलिवेंट होना चाहिए ताकि लर्निंग को मीनिंगफुल बनाया जा सके। ठीक है। लर्नर सेंटर्ड। देखिए करिकुलम कैसा होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट को सेंटर्ड में रखना चाहिए, लर्नर सेंटर होना चाहिए, स्टूडेंट्स की जो भी आवश्यकताएं हैं उसके इंटरेस्ट, एबिलिटीज, इंक्रीजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए करिकुलम का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है असेसिबल। देखिए असेसिबल का मतलब होता है आंकलन करना, मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना। तो जो करिकुलम है वो असेसिबल होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स ने किसी पर्टिकुलर कोर्स के दौरान जो भी सीखा है उसको असेस किया जा सके, उसको इवैल्यूएट किया जा सके उनकी प्रोग्रेस को। ठीक है, ताकि करिकुलम की इफेक्टिवनेस बनी रहे। तो ये कुछ विशेषताएं करिकुलम की हमने डिस्कस की। अब हम बात करेंगे डिजाइनिंग अ करिकुलम, यानी कि करिकुलम को किस तरह से डिजाइन किया जाता है, कौन कौन सी स्टेप्स होते हैं जब करिकुलम को बनाया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई द प्रोग्राम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए कोई भी प्रोग्राम जब हम तैयार करते हैं तो सबसे पहला
मतलब मुख्य स्टेप क्या रहता है कि उस प्रोग्राम के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। तो करिकुलम को जब बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है, तो यही देखा जाता है कि इसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, ठीक है। यानी कि जो भी प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है तो उसमें देखा जाता है कि भाई जैसे करिकुलम को डेवलप किया जा रहा है, करिकुलम को डिजाइन किया जा रहा है, तो बनाते टाइम ये देखा जाएगा कि लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे, बच्चों में कौन कौन सी स्किल्स, मतलब बच्चे कौन कौन सी स्किल्स को एक्वायर कर पाएंगे और क्या क्या कॉम्पिटेंसीज उनमें डेवलप की जाएंगी, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है कि करिकुलम को डेवलप जब किया जाए तो उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स देखे जाए। नेक्स्ट है कंडक्ट अ नीड्स असेसमेंट। नीड्स असेसमेंट का मतलब आवश्यकता का आकलन लगाना। सबसे पहला स्टेप क्या था, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हो गए, आइडेंटिफाई हो गए कि भाई इस प्रोग्राम के ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अब क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी उसको आंकलित करना, ठीक है। मान लीजिए ये जो बच्चे हैं वो इस लेवल पर हैं और उनको इस लेवल तक पहुंचना है, तो यहाँ इस लेवल की स्किल्स और नॉलेज उनके अंदर है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए की स्किल्स को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो बीच में जो गैप है उसको फिल करने के लिए हमें इस प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट स्टेप है डेवलप लर्निंग आउटकम्स, यानी कि लर्निंग आउटकम्स को डेवलप करना नीड असेसमेंट के आधार पर। यानी कि हमें पता चल गया कि भाई बच्चों की क्या आवश्यकताएं हैं, उसको हमने आंकलित कर लिया है। उसके बाद क्या होगा कि जो लर्निंग आउटकम्स रहेंगे उनको डेवलप करना कि भाई बच्चे इस प्रोग्राम के बाद ये चीजें सीख पाएंगे, ठीक है। तो जो भी आउटकम रहेंगे वो कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, विशिष्ट होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, उनको मेजर किया जा सके, अचीवेबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए, ठीक है। यानी कि एक टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान बच्चे ये सीख पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डिटरमाइन द प्रोग्राम कंटेंट, ठीक है भाई। डिसाइड हो गया कि ये लर्निंग आउटकम रहेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के, तो जो लर्निंग आउटकम रहेंगे उनको अचीव करने के लिए प्रोग्राम कंटेंट को निर्धारित करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स की आवश्यकता होगी, ठीक है, ताकि लर्निंग आउटकम्स को अचीव किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डिसाइड ऑन द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। देखिए प्रोग्राम स्ट्रक्चर का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट था उसको ऑर्गेनाइज करेंगे कि कितने नंबर ऑफ कोर्सेज रहेंगे, फॉर्मेट ऑफ क्लासेस क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ असेसमेंट कौन सा यूज किया जाएगा, किस तरह से असेस करेंगे, कौन कौन से कोर्सेज रहेंगे, कितनी ड्यूरेशन में कौन सा काम करवाना है, मतलब चीजों को ऑर्गेनाइज करना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डेवलप अ प्रोग्राम शेड्यूल। अब प्रोग्राम स्ट्रक्चर यानी कि प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर दिया है, अब उसका शेड्यूल तैयार करेंगे, यानी कि जो भी टॉपिक्स और एक्टिविटीज कवर की जाएंगी उनकी आउटलाइन बनाएंगे कि भाई इस कोर्स में कौन कौन से टॉपिक्स और एक्टिविटीज को कवर किया जाएगा। जैसे रीडिंग हो गया, असाइनमेंट्स, क्विज, एग्जाम्स, ये सारे किस में आएंगे, प्रोग्राम शेड्यूल में। तो जो भी शेड्यूल बनाया जाए वो अचीवेबल, फ्लेक्सिबल और रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट है डिटरमाइन द असेसमेंट मेथड्स, यानी कि असेसमेंट आंकलन के जो मेथड रहेंगे, जो विधियां रहेंगी उनको निर्धारित करना, असेसमेंट मेथड्स को डिटरमाइन करना। अब जो असेसमेंट मेथड्स है वो कैसे होने चाहिए, लर्निंग आउटकम्स और प्रोग्राम गोल्स के साथ क्या होने चाहिए, अलाइन होने चाहिए, यानी कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम आएगा उसके साथ अलाइन करने चाहिए, उसके साथ मैच करने चाहिए। मान लीजिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि भाई हमने स्पेसिफाई कर दिया कि बच्चा इतने टाइम पीरियड में यानी कि बीएड कोर्स के दौरान ये चीजें सीख पाएगा, तो उसके आधार पर ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स के आधार पर ही असेसमेंट मेथड का प्रयोग करना चाहिए कि ग्रेडिंग का यूज किया जाएगा, रिटन एग्जाम होगा, ओरल एग्जाम होगा, प्रेजेंटेशन के थ्रू होगा। यानी कि जो असेसमेंट मेथड होंगे वो किसके साथ अलाइन करने चाहिए, लर्निंग आउटकम्स और प्रोग्राम गोल्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करने चाहिए। नेक्स्ट है डेवलप टीचिंग स्ट्रेटेजीज, यानी कि टीचिंग स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना। इसके बाद क्या होगा कि जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज हैं यानी कि टीचिंग मेथड्स कौन से होंगे कि भाई लेक्चर मेथड का प्रयोग करना है, डिस्कशन, ग्रुप वर्क या अदर एक्टिविटीज का प्रयोग करेंगे। तो जो भी टीचिंग की स्ट्रेटेजीज रहेंगी, जो भी टीचिंग मेथड रहेंगे वो भी लर्निंग आउटकम्स और असेसमेंट मेथड्स के साथ अलाइन करने चाहिए, मैच करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, रिव्यू एंड रिवाइज द करिकुलम, यानी कि जो फाइनल स्टेप होता है करिकुलम डिजाइन का उसमें उसको दोबारा से रिव्यू किया जाता है, पूरी की पूरी कमेटी बैठती है, उस पर पुनर्विचार करती है, अगर जरूरत पड़ती है तो उसको रिवाइज भी किया जाता है कि भाई कुछ टॉपिक हटाने हैं, कुछ को इंक्लूड करना है। तो फाइनल स्टेप क्या होता है, रिव्यू एंड रिवाइज द करिकुलम।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम सिलेबस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक कॉमन पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की थी। और ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा CTET, HTET या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे NVS, KVS या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आप सभी जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था। वो नया टॉपिक था करिकुलम से रिलेटेड। करिकुलम क्या होता है, करिकुलम के कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल डिटेल में करवा चुकी हूँ। क्या होता है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, पर्पस, करैक्टरिस्टिक्स और करिकुलम को कैसे डिजाइन किया जा सकता है, उसके स्टेप्स क्या क्या रहेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने करिकुलम के कॉन्सेप्ट को क्या था, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सिलेबस का मतलब क्या होता है, इसका पर्पज क्या होता है। क्योंकि बहुत बार हिंदी में हम करिकुलम के लिए पाठ्यक्रम शब्द का प्रयोग करते हैं और सिलेबस के लिए पाठ्यचर्या। ठीक है, दोनों शब्द मिलते जुलते हैं। बहुत बार बच्चे इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि करिकुलम क्या होता है और सिलेबस क्या होता है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद दोनों टर्म्स का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है करिकुलम और सिलेबस में, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो दो वीडियो हमने किया है कि करिकुलम का कॉन्सेप्ट क्या, सिलेबस का क्या, दोनों का डिफरेंस देखा, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को भी डिस्कस करेंगे। तो चाहे आप स्टूडेंट हैं या एक टीचर बनने वाले हैं या UGC नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक को पता होना चाहिए कि सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सिलेबस क्या होता है, अब सिलेबस को समझने के लिए हमें बैक में जाना पड़ेगा। पिछली वीडियो में हालांकि मैं करिकुलम को समझा चुकी हूँ, लेकिन सिलेबस और करिकुलम का जो मेन डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, करिकुलम के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि करिकुलम क्या होता है। तो करिकुलम क्या होता है, सम टोटल एक्सपीरियंसेस, यानी कि एक लर्नर जो भी एक्सपीरियंसेस लेता है स्कूल या स्कूल से बाहर, वो सारे के सारे उसके करिकुलम में आ जाते हैं। जैसे बीएड की अगर हम बात करें तो बीएड का जो 2 साल का कोर्स आप करते हैं, उस 2 साल में आप क्या क्या करेंगे, ठीक है, कौन कौन से एग्जाम रहेंगे, क्या क्या सिलेबस रहेगा, किस तरह से आपका असेसमेंट किया जाएगा, मतलब पूरा का पूरा एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक विजनरी डॉक्यूमेंट होता है करिकुलम। अब सिलेबस पर आते हैं। ठीक है, सिलेबस क्या होता है, सिलेबस जो है करिकुलम का ही एक पार्ट होता है। क्या होता है, अ सिलेबस इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द स्पेसिफिक टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स एंड मटेरियल्स टू बी कवर्ड इन अ पर्टिकुलर कोर्स और अ सब्जेक्ट। भाई बीएड कोर्स की हमने बात की। अब बीएड का जो 2 साल का कोर्स है वो क्या है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। हर एक सब्जेक्ट का अपना पर्टिकुलर सिलेबस होता है। जैसे आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का अपना सिलेबस होगा। ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो साइकोलॉजी का अपना सिलेबस है, फिलॉसफी पढ़ रहे हैं फिलॉसफी का अपना सिलेबस रहेगा। हर सब्जेक्ट का अपना पर्टिकुलर सिलेबस होता है उस कोर्स के अंतर्गत। तो सिलेबस क्या होता है, देखिए सिलेबस का मतलब क्या है कि जो भी पर्टिकुलर कोर्स आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड का पूरा कोर्स 2 साल का होता है। ठीक है, उस बीएड कोर्स में अलग अलग सब्जेक्ट दिए हैं कि भाई फर्स्ट ईयर में आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो हर सब्जेक्ट का अपना पर्टिकुलर सिलेबस होता है। उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स, मटेरियल कवर्ड किया जाएगा, वो क्या है, वो सिलेबस है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो जो सिलेबस है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, सब्जेक्ट का सिलेबस होता है। लेकिन करिकुलम क्या होता है, सम टोटल एक्सपीरियंसेस। तो सिलेबस क्या प्रोवाइड करता है, सिलेबस जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि भाई आप क्या पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे और स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन की जाएगी कि जो चीज उनको पढ़ाई जाएगी उसके लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे। ठीक है, तो सिलेबस की अगर हम
बात करें तो सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड रहता है, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो भी पर्टिकुलर कोर्स बच्चा करेगा, कोई भी सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट होने के बाद बच्चा क्या अचीव कर पाएगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। कंटेंट आउटलाइन, कौन कौन सा कंटेंट रहेगा, जो भी कंटेंट है, कितने टॉपिक्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स रहेंगे, वो पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से दिया होता है। असाइनमेंट एंड असेसमेंट, भाई कौन कौन से असाइनमेंट बच्चों को दिए जाएंगे, प्रोजेक्ट, एग्जाम, दूसरे भी कोई असाइनमेंट, होमवर्क वगैरह जो भी होता है, और असेसमेंट क्राइटेरिया क्या रहेगा वो भी सिलेबस में इंक्लूड होता है कि भी बच्चों को किस तरह से असेस किया जाएगा, उनका आकलन किस तरह से किया जाएगा, कि ग्रेडिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा, मार्किंग सिस्टम का। इसके अलावा रिक्वायर्ड मटेरियल, भाई लिस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स रिगार्डिंग एंड अदर रिसोर्सेज दैट स्टूडेंट्स नीड फॉर द कोर्स, जो भी टेक्स्ट बुक वो यूज करेंगे उनकी पूरी लिस्ट भी नीचे दी गई होती है कि भाई रेफरेंस दिया जाता है कि ये टेक्स्ट बुक आप यूज कर सकते हैं, या दूसरे रिसोर्सेज का भी रेफरेंस उसमें दिया जाता है। पॉलिसीज क्या रहेंगी, पॉलिसीज का मतलब रूल्स और गाइडलाइंस, अटेंडेंस से रिलेटेड या एकेडमिक इंटीग्रिटी से रिलेटेड जो भी रूल्स पॉलिसीज होंगी वो भी सारी की सारी सिलेबस में इंक्लूड हो। तो आई होप कि सिलेबस का मतलब क्या होता है आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ पर मैंने एक दो डेफिनेशंस भी इंक्लूड कर दी हैं ताकि बीएड एमएड वाले स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किस तरह से सिलेबस को डिफाइन किया गया है, अ सिलेबस इज अ समरी ऑफ टॉपिक्स व्हिच विल बी कवर्ड इन अ कोर्स। सिलेबस क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक्स की एक समरी होती है जो भी उस पर्टिकुलर कोर्स में आप कवर करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जो सिलेबस होता है वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। जो कोर्स आप कर रहे हैं उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट का अपना सिलेबस होता है। तो जो सब्जेक्ट है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसके कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे उनका पूरा डिटेल। तो सिलेबस की ये दो सिंपल सी डेफिनेशंस यहाँ पर मैंने इंक्लूड की है, दूसरी को भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे पर्पज ऑफ सिलेबस। देखिए सिलेबस का पर्पज क्या है, करिकुलम की हमने बात की, करिकुलम का पर्पज क्या है कि कोर्स को डिफाइन करता है, सम टोटल एक्सपीरियंसेस उसमें आ जाते हैं, लेकिन सिलेबस का पर्पज क्या है, ठीक है। तो सिलेबस का पर्पज क्या है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। जैसे बीएड आप कर रहे हैं, बीएड का 2 साल का कोर्स है, तो उस कोर्स को किस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पहले साल में आप क्या क्या पढ़ेंगे, दूसरे में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से असाइनमेंट रहेंगे। तो सिलेबस क्या करता है, जो भी कोर्स है उसके लिए एक रोड मैप तैयार करता है कि आपको पहले साल में ये सब्जेक्ट करने हैं, दूसरे में ये करने हैं, ठीक है। कम्युनिकेट्स एक्सपेक्टेशंस, यानी कि बच्चों से, टीचर से क्या एक्सपेक्टेशन की जाएगी उसके बारे में बताता है कि इस पर्टिकुलर कोर्स के गोल क्या रहेंगे, असाइनमेंट कौन कौन से रहेंगे, असेसमेंट क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है, उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है। गाइड्स लर्निंग, बच्चों को लर्निंग के लिए क्या करता है, गाइड करता है। भाई बच्चे को पता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ये सिलेबस है, ठीक है, तो वो अपनी स्टडीज अच्छे से कर सकता है, उसको पता है मेरे को ये टॉपिक करने हैं, ठीक है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग उनको मैनेज कर सकता है। फैसिलिटेट्स प्रिपरेशन, भाई बच्चा बेहतर तरीके से तैयारी कर सकता है। अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा होता है तो टीचर से भी बहुत एडवांस रहता है, ठीक है। क्या करता है कि एडवांस में ही वो अपनी क्लास से भी मतलब एडवांस में तैयारी कर पाता है कि ये सिलेबस है तो वो फटाफट उसको कवर कर लेता है। प्रिपरेशन के लिए फैसिलिटेट करता है। रेफरेंस प्रोवाइड करता है, इसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसके बारे में क्या पॉलिसीज रहेंगी, असाइनमेंट कौन कौन से रहेंगे, क्या शेड्यूल रहेगा, उसके बारे में एक रेफरेंस देता है। इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, देखिए सिलेबस जब पता रहता है बच्चे को तो उससे ट्रांसपेरेंसी रहती है। जैसे अगर आप नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नेट का पूरा सिलेबस डिस्क्राइब है, पहली यूनिट कौन सी है, दूसरी कौन सी है, पहली यूनिट का ये सिलेबस रहेगा, दूसरी का ये रहेगा। लेकिन मान लीजिए आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर सिलेबस डिस्क्राइब नहीं होता, आपको पूरा का पूरा, जैसे ग्रेजुएशन TGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा जो भी जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा आपने ग्रेजुएशन में जो भी पढ़ा है वो सब कुछ आएगा। तो क्या है कि अगर पर्टिकुलर सिलेबस पता रहता है तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है कि बच्चे को पता रहता है ये टॉपिक्स मेरे को कवर करने हैं। स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स, यानी कि जो भी टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, उनकी हेल्प करता है कि भाई वो जो भी सिलेबस है, मान लीजिए कोई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का सिलेबस करवा रहा है कोई टीचर, तो उसको पता रहेगा कि उस सिलेबस को उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से डिलीवर करना है, तो वो इफेक्टिवली उसको मैनेज कर सकता है। तो सिलेबस होता क्या है, सिलेबस का पर्पज क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। पिछले वीडियो में हमने करिकुलम को बिल्कुल डिटेल में समझा था, करिकुलम क्या होता है, उसका नेचर, करैक्टरिस्टिक, स्टेप्स, किस तरह से करिकुलम को डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है, करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस आपको पता चल जाएगा तो बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी दोनों टर्म्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मीनिंग से।
मीनिंग की अगर हम बात करें तो करिकुलम क्या होता है, सम टोटल एक्सपीरियंसेस, यानी कि अ सेट ऑफ गाइडलाइंस ऑफ द डिफरेंट एकेडमिक कंटेंट्स एंड चैप्टर्स दैट आर कवर्ड ड्यूरिंग अ प्रोग्राम ऑफर्ड बाय अ पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट से बीएड कर रहे हैं तो बीएड का जो 2 साल का पूरा कोर्स है, ठीक है, जो 2 साल का कोर्स है वो क्या है, बीएड का करिकुलम है। कि इन 2 सालों में जो बच्चा बीएड करेगा वो क्या क्या करेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, फर्स्ट ईयर में वो क्या क्या पढ़ेगा, सेकंड ईयर में क्या क्या पढ़ेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या रहेंगी, लेसन प्लान का पूरा सब कुछ डिटेल रहता है करिकुलम, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या क्या रहेंगी, वो क्या है, बीएड का 2 साल का जो कोर्स है वो पूरा का पूरा उसका करिकुलम है। लेकिन इस 2 साल के कोर्स में क्या होता है कि भी फर्स्ट ईयर में बच्चा ये 5 या 6 सब्जेक्ट पढ़ेगा, दूसरे साल में भी उसको ये 6 सब्जेक्ट करने हैं, ठीक है। तो जो पहला साल है, जैसे पहला साल है उसमें ये सब्जेक्ट पढ़ेगा, मान लीजिए 6 सब्जेक्ट्स हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, पेडागोजी से रिलेटेड जो भी होते हैं 2 सब्जेक्ट होते हैं। तो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसका सिलेबस होता है, यानी कि सिलेबस क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के दौरान वो क्या क्या पढ़ेगा। जैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो कौन कौन से टॉपिक्स वो कवर करेगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके टाइप्स, मतलब पूरा डिटेल में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो भी सिलेबस होगा, सिलेबस क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है, और करिकुलम किसी पर्टिकुलर कोर्स का पूरा डिटेल होता है। और यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि जो करिकुलम है वो लैटिन भाषा का शब्द है और जो सिलेबस है वो क्या है, वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। नेचर की अगर हम बात करें तो क्या है, करिकुलम का जो नेचर है वो प्रिस्क्रिप्टिव है, जबकि सिलेबस क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब आपको ये चीजें स्टेप वाइज करनी है। जैसे मान लीजिए कोई रेसिपी आप बना रहे हैं, आप मटर पनीर बना रहे हैं, ठीक है, तो जो रेसिपी आप बनाएंगे उसमें कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आप यूज करेंगे, उन सब का डिटेल रहता है, ठीक है। जबकि जो सिलेबस है वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, वो एक ट्रैवल गाइड की तरह आप इसको समझ सकते हैं, ट्रैवल गाइड की तरह, यानी कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पर आप गए हैं तो ट्रैवल गाइड क्या करती है कि उस जगह पर क्या क्या है, आप क्या क्या देख सकते हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, उस चीज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो करिकुलम क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव होता है, और सिलेबस क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि डिस्क्राइब करता है चीजों को। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कंप्लीट कोर्स, यानी कि पूरा का पूरा कोर्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बीएड का जो 2 साल का कोर्स है उसकी बात करता है, लेकिन ये क्या करता है, ईच सब्जेक्ट अंडर द कोर्स, यानी कि उस बीएड के 2 साल के कोर्स में हर एक सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, हर सब्जेक्ट की बात करता है। चेंजेस की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत जल्दी से इसको चेंज नहीं किया जाता, पूरी की पूरी कमेटी बैठकर इसको बनाती है, तो इजीली करिकुलम को चेंज नहीं किया जाता, इसको इजीली चेंज किया जा सकता है, सिलेबस को चेंज किया जा सकता है। डिटरमाइंड बाय, यानी कि किसके द्वारा बनाया जाता है, करिकुलम कौन तैयार करता है, सिलेबस कौन तैयार करता है, तो देखिए कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, स्कूल और इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट के द्वारा इसको बनाया जाता है, पूरी की पूरी कमेटी बैठती है, ठीक है। यानी कि उसमें कॉलेज के जो भी हाई लेवल के जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, डीन वगैरह होते हैं, वो बैठते हैं, स्कूल इंस्टीट्यूट के जो भी प्रिंसिपल्स और गवर्नमेंट के कुछ लोग होते हैं वो मिलकर करिकुलम तैयार करते हैं। लेकिन सिलेबस कौन बनाता है, एग्जाम बोर्ड, जैसे सीबीएसई का अपना अलग सिलेबस है, आईसीएसई बोर्ड का अपना अलग सिलेबस है, ठीक है। तो सिलेबस कौन बनाता है, डिटरमाइन करता है एग्जाम बोर्ड। स्कोप की अगर हम बात करें तो ये हम सबको पता है, इसका स्कोप क्या है, वाइड है, ठीक है, पूरा का पूरा कोर्स की डिटेल होती है, जबकि इसका सिलेबस का जो स्कोप है वो क्या है, नैरो है, क्योंकि करिकुलम का ही एक पार्ट होता है। यूनिफॉर्मिटी की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म फॉर ऑल द टीचर्स, भाई सभी टीचर्स के लिए समरूप है, कैसे है, क्योंकि करिकुलम का जो एम है वो क्या है कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, बच्चों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना, तो ये सभी टीचर्स को ध्यान में रखते हुए जो भी वो पढ़ा रही है उनको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सभी टीचर के लिए क्या है, यूनिफॉर्म है। लेकिन ये क्या है, सिलेबस क्या है, डिफरेंट फ्रॉम वन टीचर टू अनदर, यानी कि टीचर टू टीचर वेरी करता है। अब एक टीचर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ा रही है, दूसरी साइकोलॉजी पढ़ा रही है, तो उनका सिलेबस जो है वेरी करता है, ठीक है, टीचर टू टीचर वेरी करता है।
नेक्स्ट है टर्म ड्यूरेशन। देखिए टर्म ड्यूरेशन यानी कि करिकुलम कितने टाइम पीरियड का रहता है, उसका ड्यूरेशन क्या रहता है, अंटिल द कोर्स लास्ट। भाई जैसे आप बीएड कर रहे हैं, बीएड 2 साल की है तो बीएड का करिकुलम 2 साल में कंप्लीट होगा, यानी कि पूरा का पूरा कोर्स आप 2 साल में कंप्लीट कर पाएंगे, तो उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, 2 ईयर्स का रहेगा। लेकिन जो सिलेबस है उसका क्या रहता है, फिक्स टर्म रहता है, 1 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, अगर सेमेस्टर वाइज है। यानी कि जैसे आप बीएड है, बीएड आपकी 2 साल की होती है, तो फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस रहेगा, सेकंड ईयर का ये रहेगा, ठीक है, तो फिक्स टर्म होता है उसका। तो ये था करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। पिछली वीडियो में करिकुलम को हमने बिल्कुल डिटेल में समझा, आज की इस वीडियो में हमने देखा सिलेबस क्या होता है, करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस क्या होता है। अब ये जो दो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, करिकुलम का कॉन्सेप्ट और सिलेबस का कॉन्सेप्ट, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उनसे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an example of a syllabus, यानी कि इनमें से सिलेबस का एग्जाम्पल क्या है। A detailed outline of the course content, a list of textbooks required for the course, a schedule of class meetings, a list of course objectives। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, सेकंड वाला भी नहीं होगा। क्या होगा, क्या होता है सिलेबस, अभी जस्ट हमने पढ़ा सिलेबस क्या होता है कि भाई जो भी कंटेंट है किसी पर्टिकुलर कोर्स के अंतर्गत जो कंटेंट होगा उसकी एक आउटलाइन होती है, ठीक है, यानी कि हर सब्जेक्ट का अपना सिलेबस अलग से होता है। क्या होता है, अ डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ द कोर्स कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ करिकुलम। देखिए करिकुलम का क्या पर्पज है, टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, to provide a list of required textbooks, to provide a list of course objectives, to provide a schedule of class meetings। तो देखिए करिकुलम का क्या पर्पज है कि भी टीचिंग और लर्निंग के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, किस तरह से टीचर्स को पढ़ाना है, बच्चे किस तरह से सीखेंगे, उस सारी चीज के बारे में डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करना, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। तो क्या होगा, टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट कंसीडरेशन व्हेन डेवलपिंग अ करिकुलम। भाई करिकुलम को जब बनाया जाए तो कौन सी एक इंपॉर्टेंट बात को ध्यान में रखना है, द इंटरेस्ट ऑफ टीचर्स, द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, द लेटेस्ट एजुकेशनल ट्रेंड्स, द साइज ऑफ द क्लासरूम। देखिए करिकुलम को जब डेवलप किया जाता है तो उसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहली ही वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम डिस्कस किया था। तो किसको ध्यान में रखा जाता है, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए करिकुलम, बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखकर करिकुलम को डेवलप किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ अ सिलेबस। देखिए सिलेबस का प्राइमरी फोकस क्या है, इनमें से असेसमेंट मेथड्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, क्लासरूम मैनेजमेंट या टीचर क्वालिफिकेशन। तो देखिए सिलेबस का प्राइमरी फोकस क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ये सिलेबस है, ठीक है, इसमें बच्चा ये चीज कर पाएगा, तो उसके पहले से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं कि भाई इस सब्जेक्ट का सिलेबस जब बच्चा कर लेगा तो वो ये चीजें सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ सिलेबस इन टीचिंग। यानी कि सिलेबस को जब हम टीचिंग में यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑन ट्रैक विद कोर्स रिक्वायरमेंट, it reduces the workload for teachers by providing pre-made lesson plans, it eliminates the need for assessments, all of the above। तो क्या बेनिफिट है टीचिंग में सिलेबस का, क्या करता है, इट हेल्प्स स्टूडेंट्स स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑन ट्रैक विद कोर्स रिक्वायरमेंट, की कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है वो उसके बारे में एक ट्रैक प्रोवाइड करता है, एक रोड मैप तैयार करता है, और स्टूडेंट्स भी ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन अ सिलेबस। देखिए इनमें से क्या चीज सिलेबस में इंक्लूड आप नहीं करेंगे, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, ग्रेडिंग पॉलिसी, टीचर्स बायोग्राफी, रिक्वायर्ड टेक्स्ट एंड मटेरियल। तो क्या नहीं होगा, टीचर की बायोग्राफी को हम सिलेबस में इंक्लूड नहीं करेंगे, कोर्स के ऑब्जेक्टिव, ग्रेडिंग पॉलिसी और टेक्स्ट और मटेरियल, ये सारी चीजें सिलेबस में इंक्लूड की जाती है, लेकिन टीचर की बायोग्राफी क्या है उसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया कि भी सिलेबस क्या होता है, पिछली वीडियो में हमने करिकुलम के बारे में पढ़ा था, आज की इस वीडियो में हमने दोनों टर्म्स का डिफरेंस देखा और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस की। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम की, और साथ ही ओवर्ट और हिडन करिकुलम का कॉन्सेप्ट, जो कि स्पेशली आपकी केवीएस पेडागोजी का एक पार्ट है, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस, जो कि आप अमूमन भूल जाते हैं। तो प्लीज अगर सेशन आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक शेयर कर दिया करो भाई।
यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक कॉमन पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की थी। ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स BEd MAd एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा CTET HTET या किसी अदर स्टेट के टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी टीचिंग एग्जाम चाहे NVS KVS या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आप सभी जानते हैं हमने करिकुलम का टॉपिक स्टार्ट किया था। और करिकुलम होता क्या है, करिकुलम का कंसेप्ट, जिसमें हमने उसकी करैक्टरिस्टिक्स, नेचर, करिकुलम को किस तरह से डिजाइन किया जाता है, मीनिंग, डेफिनेशन, सब कुछ ऑल ओवर मैं करवा चुकी हूँ। उसके बाद हमने सिलेबस का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, सिलेबस का पर्पज क्या है, करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस क्या है, और दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम, यानी कि करिकुलम कितने तरह का होता है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा टॉपिक रहेगा, जो करिकुलम की मुख्य 2 टाइप्स है, ओवर्ट और हिडन करिकुलम, जो कि आपकी KVS पेडागोजी में स्पेसिफिक टॉपिक दिया गया है ओवर्ट और हिडन करिकुलम का, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसको डिस्कस करेंगे, और इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए यहाँ पर हम डायरेक्टली टाइप्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि करिकुलम का कंसेप्ट मैं बिल्कुल डिटेल में करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी कि करिकुलम क्या होता है, उसका नेचर, करैक्टरिस्टिक, ये सब मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। आज की इस वीडियो में डायरेक्ट हम सिर्फ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए करिकुलम के टाइप्स की अगर हम बात करें तो बहुत तरह के टाइप्स आपको अलग अलग बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये 5 टाइप होते हैं, जिनको आज की इस वीडियो में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? एक्सप्लिसिट, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि भाई जो एक्सप्लिसिट करिकुलम है उसको ओवर्ट, रिटन, फॉर्मल करिकुलम के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें से आपको कोई भी मिल सकता है, ठीक है। एक्सप्लिसिट हो सकता है, ओवर्ट, रिटन और फॉर्मल, उनका एक ही मतलब होता है। इसके बाद है इम्प्लिसिट करिकुलम। इम्प्लिसिट को हम हिडन, कोवर्ट करिकुलम के नाम से भी जानते हैं, या इनफॉर्मल करिकुलम भी इसको कहा जाता है। नल करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलम और सोसाइटल करिकुलम, ये 5 टाइप्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लिसिट, या इसको हम कह सकते हैं ओवर्ट करिकुलम, या रिटन करिकुलम, या फॉर्मल करिकुलम, या इंटेंडेड करिकुलम भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि भाई ये जो नाम दिए गए हैं ना, इनको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लिसिट, ओवर्ट, रिटन, फॉर्मल, या हम इसको इंटेंडेड, क्या, इंटेंडेड करिकुलम भी कहते हैं, ठीक है। इंटेंडेड का मतलब जो किसी ना किसी इंटेंशन से बनाया गया है, यानी कि वो करिकुलम, एक्सप्लिसिट या ओवर्ट करिकुलम वो करिकुलम होता है जो किसी ना किसी इंटेंशन से बनाया जाता है, जो शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ये क्या होता है? ये एक रिटन, ऑफिशियल, फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, प्लान्ड होता है, ठीक है, अनप्लान्ड नहीं होता है। किसके द्वारा प्लान किया जाता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्लान किया जाता है। तो देखिए एक्सप्लिसिट करिकुलम के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें कि क्या क्या इसके अंतर्गत आएगा, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? इंक्लूड्स द सब्जेक्ट, courses, content that students are expected to learn as well as the objectives, standards and assessment, यानी कि इसमें सब कुछ आ जाएगा कि भाई लर्निंग के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग के आउटकम, जो भी सब्जेक्ट, कोर्स का कंटेंट क्या रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्ड्स, असेसमेंट किस तरह से किया जाएगा, ऑल ओवर सम टोटल एक्सपीरियंसेस एक तरह से आ जाएंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कोर्स आउटलाइन, टेक्स्ट बुक, लेसन प्लान्स, असेसमेंट क्राइटेरिया प्रोवाइडेड बाय द स्कूल और एजुकेशनल अथॉरिटी, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? एक्सप्लिसिट करिकुलम के अंतर्गत आएंगे, यानी कि ये प्री प्लान्ड होता है, ठीक है। सेकंड टाइप है इम्प्लिसिट करिकुलम। देखिए इम्प्लिसिट करिकुलम को हिडन, कोवर्ट करिकुलम के नाम से भी जाना जाता है। हिडन का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ करिकुलम, यानी कि जो हिडन है, जो दिखाई नहीं देता, जो रिटन नहीं है, जो ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट करिकुलम या हिडन करिकुलम या कोवर्ट करिकुलम, ठीक है। तो ये जो इम्प्लिसिट करिकुलम है, ये जो है एक्सप्लिसिट करिकुलम का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। एक्सप्लिसिट क्या होता है? रिटन डॉक्यूमेंट होता है, फॉर्मल होता है, ऑफिशियल होता है, प्लान्ड होता है। ये क्या होता है? अनप्लान्ड होता है, ऑफिशियल नहीं होता, इंटेंशनली उसको नहीं बनाया जाता, ठीक है, कोई इंटेंशन नहीं होता, छुपा हुआ होता है, यानी कि जो लेसन, जो चीजें बच्चा
स्कूल में विदाउट किसी इंटेंशन के सीखता है। तो इसकी कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या होगा, जैसे वैल्यूज, एटीट्यूड्स, नॉर्म्स, सोशल बिहेवियर्स दैट स्टूडेंट्स लर्न इनडायरेक्टली थ्रू द स्कूल इन्वायरमेंट एंड कल्चर। यानी कि जो वैल्यूज है, एटीट्यूड है, नॉर्म्स है, सोशल बिहेवियर है, ये चीजें बच्चा अनइंटेंशनली यानी कि बिना किसी इंटेंशन के स्कूल के इन्वायरमेंट से जो चीजें बच्चा सीखता है वो होता है हिडन या इम्प्लिसिट या कोवर्ट करिकुलम। तो इम्प्लिसिट करिकुलम के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जैसे लर्निंग अबाउट पंक्चुअलिटी, कॉपरेशन, कंपटीशन, ये बच्चा कहाँ से सीख रहा है, स्कूल से सीख रहा है, लेकिन कोई इंटेंशन नहीं है, यानी कि स्कूल का वातावरण जैसा होगा उसी तरह की चीजें बच्चा सीखेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो बच्चा विदाउट किसी इंटेंशन के स्कूल के वातावरण से सीखता है, वहाँ के कल्चर इन्वायरमेंट से सीखता है, वो किस में आ जाएगा, इम्प्लिसिट करिकुलम में, जो कि हिडन होता है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता, कोई ऑफिशियल प्लान डॉक्यूमेंट नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है नल करिकुलम। नल करिकुलम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द कंटेंट दैट इज डेलिबरेटली एक्सक्लूडेड और लेफ्ट आउट ऑफ द एक्सप्लिसिट करिकुलम। यानी कि जो फॉर्मल ऑफिशियल करिकुलम है उसमें से कुछ कंटेंट को जानबूझकर निकाल देना, लेफ्ट आउट कर देना, नहीं पढ़ाना, उसको हटा देना, वो क्या होगा, वो नल करिकुलम के अंतर्गत आएगा। यानी कि इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें कि कुछ टॉपिक्स जैसे कल्चरल, पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल रीजन के कारण उनको डिस्कस नहीं किया जाता, उनको पढ़ाया नहीं जाता है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि उनके कारण कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है। ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज बन सकते हैं, कल्चर को लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर या पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को हटा देना, एक्सक्लूड कर देना, किसमें से, एक्सप्लिसिट करिकुलम में से, वो होता है नल करिकुलम। यानी कि उनको नहीं पढ़ाया जाता कि भी उनके कारण कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलम। देखिए एक्स्ट्रा करिकुलम करिकुलम क्या होता है, यानी कि जो करिकुलम जो फॉर्मल एकेडमिक करिकुलम होता है, जो एक्सप्लिसिट करिकुलम होता है, उसके अलावा कुछ एक्टिविटीज और लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो बच्चा स्कूल के इन्वायरमेंट से सीखता है, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलम। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे क्लब, स्पोर्ट्स, आर्ट, अदर नॉन एकेडमिक चीजें जो बच्चा स्कूल से सीख रहा है, ठीक है, जो कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, तो वो किस में आ जाएंगी, वो एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलम में आ जाएंगी। यानी कि वो एकेडमिक करिकुलम का हिस्सा नहीं है, लेकिन स्कूल के इन्वायरमेंट में स्कूल फिर भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें बच्चों को सिखाता है, वो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलम। जैसे स्कूल की जो स्पोर्ट्स टीम है, ड्रामा क्लब, डिबेट टीम, म्यूजिक प्रोग्राम, ये किस में आएंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलम में। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है सोसाइटल करिकुलम। देखिए सोसाइटल करिकुलम का मतलब जो बच्चा समाज से चीजें सीखता है। कॉरेट्स इसको किस तरह से डिफाइन करता है, यानी कि ये वो करिकुलम होता है जो कि बच्चा अपनी फैमिली से, अपने साथी लोगों से, कम्युनिटीज, चर्चेज, ऑर्गेनाइजेशंस, अपनी जॉब, मास मीडिया, यानी कि समाज के दूसरे लोगों से, जिन लोगों के इंटरेक्शन में वो आता है, वहां से जो भी चीजें वो सीख रहा है उसको हम सोसाइटल करिकुलम कहते हैं। ठीक है, और आज की डेट में अगर हम बात करें तो सोसाइटल करिकुलम में सबसे ज्यादा ट्रिमेंडियस इम्पैक्ट किसका है, सोशल मीडिया का। यानी कि आज की डेट में हम सबसे ज्यादा चीजें यूट्यूब से, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिनिंटरेस्ट, यहाँ से बच्चा यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू जो चीजें सीख रहा है उसको हम कहेंगे सोसाइटल करिकुलम। तो आज की इस वीडियो में हमने करिकुलम के जो मुख्य टाइप्स है उनको यहाँ पर डिस्कस किया है। आपको और भी टाइप्स करिकुलम के देखने को मिल जाएंगे, जैसे सब्जेक्ट सेंटर, टीचर सेंटर करिकुलम क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर करिकुलम क्या होता है, तो अलग अलग टाइप के करिकुलम आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से यही 5 टाइप्स की हम बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो 2 टाइप का करिकुलम डिस्कस किया था, कौन कौन सा, ओवर्ट और हिडन करिकुलम, यानी कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, जो पहला और दूसरा टाइप हमने डिस्कस किया था, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ओवर्ट करिकुलम और हिडन करिकुलम में क्या डिफरेंस होता है, जो कि आपका केवीएस पेडागोजी में स्पेसिफिक टॉपिक दिया गया है ओवर्ट और हिडन करिकुलम नाम से। ठीक है, तो डिफरेंस अलग अलग एस्पेक्ट्स में हम बात करेंगे। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, देखिए ओवर्ट करिकुलम या एक्सप्लिसिट करिकुलम क्या होता है, यानी कि ये फॉर्मल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो प्री प्लान्ड होता है, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन जो हिडन करिकुलम क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, अनरिटन होता है, अनइंटेंडेड होता है, इसमें वैल्यूज और पर्सपेक्टिव्स जो बच्चा सीखता है, ठीक है, स्कूल के वातावरण से जो वैल्यूज, स्किल्स, अलग अलग चीजें बच्चा सीखता है उसको हम कहेंगे हिडन करिकुलम। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए जो ओवर्ट करिकुलम होता है उसमें सब्जेक्ट्स, कोर्स की आउटलाइन, लेसन प्लान, टेक्स्ट बुक, असेसमेंट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन जो हिडन करिकुलम होता है उसमें क्या आता है, सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, बिहेवियर जो बच्चे स्कूल के इन्वायरमेंट से सीखते हैं। ठीक है,
पर्पस की अगर हम बात करें तो पर्पस जो ओवर्ट या एक्सप्लिसिट करिकुलम होता है उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड एंड स्टैंडर्डाइज एजुकेशन प्रोवाइड करना बच्चों को, ठीक है। यहाँ पर हिडन करिकुलम का क्या पर्पस होता है, टू सोशलाइज स्टूडेंट्स एंड टीच देम सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस इनडायरेक्टली, यानी कि समाज की जो भी, सोसाइटी की जो भी नॉर्म्स वैल्यूज है उनको बच्चों को इनडायरेक्टली सिखाना। इसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन। तो देखिए, क्लियरली डॉक्यूमेंटेड इन करिकुलम गाइड्स, सिलेबस एंड एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी कि ये क्या होता है, एक रिविजनरी डॉक्यूमेंट होता है। कौन सा करिकुलम, एक्सप्लिसिट करिकुलम। और जो हिडन करिकुलम क्या होता है, वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं होता, लर्न थ्रू एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चा सीखता है। नेक्स्ट है डिलीवरी, यानी कि किस तरह से चीजें डिलीवर की जाती है। तो जो एक्सप्लिसिट करिकुलम होता है वो फॉर्मल सेटिंग में होता है, यानी कि टीचर्स बच्चों को फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इम्प्लिसिट करिकुलम में क्या होता है, कन्वेड थ्रू इंटरेक्शन, स्कूल इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि चीजें बच्चा कहाँ से सीख रहा है, स्कूल के इन्वायरमेंट से, दोस्तों से चीजें सीख रहा है, ठीक है, वहां से चीजें उसको डिलीवर हो रही है। असेसमेंट, तो एक्सप्लिसिट करिकुलम में क्या होता है, बच्चों को किस तरह से इवेल्यूट किया जाता है, उनके एग्जाम्स, क्विज, असाइनमेंट, फॉर्मल असेसमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, नोट फॉर्मली असेस्ड, यानी कि फॉर्मल तरीके से बच्चों को असेस नहीं किया जाता, बल्कि उनको ऑब्जर्व किया जाता है कि उनका बिहेवियर किस तरह का है, समाज में वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसे मैथमेटिक्स करिकुलम, स्पेसिफाइंग एल्जेब्रा टॉपिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का करिकुलम क्या रहेगा, मैथमेटिक्स का क्या करिकुलम रहेगा, साइंस का क्या रहेगा, बीएड का क्या रहेगा, एमएड का क्या रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हिडन या इम्प्लिसिट करिकुलम होता है उसमें क्या होता है, लर्निंग अबाउट कंपटीशन एंड कॉपरेशन थ्रू क्लासरूम डायनेमिक्स, यानी कि क्लास में बच्चा कॉपरेशन के बारे में, कंपटीशन के बारे में जो चीजें सीख रहा है वो इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। फोकस, किस पर फोकस किया जाता है, एकेडमिक नॉलेज एंड स्किल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, किसमें, एक्सप्लिसिट करिकुलम में, जो कि रिटन फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है उसमें एकेडमिक नॉलेज पर ज्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन इसमें जो हिडन करिकुलम होता है उसमें सोशल एंड कल्चरल लर्निंग इंक्लूडिंग एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, यानी कि बच्चे का एटीट्यूड, वैल्यूज, बिहेवियर, उन चीजों पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता, समरूपता। तो जो एक्सप्लिसिट करिकुलम होता है वो यूनिफॉर्म होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है, सभी बच्चों के लिए एक जैसा होता है। लेकिन जो हिडन करिकुलम होता है वो वेरी करता है, किस पर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस और स्कूल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। एक बच्चे को किसी स्कूल में अगर अच्छा माहौल मिल जाता है वो बच्चा अच्छा बन सकता है, या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी करता है कि भाई एक बच्चा अच्छे बच्चों के साथ रह रहा है वो अच्छा बन सकता है, ठीक है, उसका सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छे बच्चों के साथ है तो वो अच्छा बन सकता है। तो ये क्या है, जो हिडन करिकुलम है ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और स्कूल टू स्कूल। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है, कंट्रोल। देखिए, कंट्रोल की अगर हम बात करें तो जो एक्सप्लिसिट करिकुलम है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एजुकेशनल अथॉरिटीज, इंस्टीट्यूशंस और टीचर्स के द्वारा। लेकिन जो इम्प्लिसिट करिकुलम है वो क्या होता है, इमर्ज नेचुरली, यानी कि नेचुरली इमर्ज होता है, धीरे धीरे स्कूल से, कल्चर से, पीर इंटरेक्शन से, सोशल कॉन्टेक्स्ट से बच्चा प्रभावित होता है, उसके थ्रू वो कंट्रोल होता है कि भाई मैं गलत करूंगा तो समाज के लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त मुझे क्या कहेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, वो नेचुरली इमर्ज होता है। तो ओवर्ट और हिडन करिकुलम कह सकते हैं, या एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट करिकुलम में क्या डिफरेंस होता है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ करिकुलम फोकसेस ऑन द फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड एजुकेशनल कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि किस टाइप के करिकुलम में हम फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड एजुकेशनल कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, यानी कि जो फॉर्मल होता है, रिटन होता है, हिडन करिकुलम, ओवर्ट करिकुलम, इम्प्लिसिट करिकुलम या नल करिकुलम, ठीक है। तो इनके अलग अलग नाम थे, एक ही टाइप के करिकुलम के बहुत सारे नेम थे, तो वहां पर पजल नहीं होना है, ठीक है। तो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड कंटेंट किसमें होता है, ओवर्ट करिकुलम में, ठीक है, ओवर्ट, या इसको हम एक्सप्लिसिट करिकुलम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which curriculum includes lessons learned from the school environment and interactions that are not formally documented, यानी कि जो फॉर्मल नहीं है लेकिन स्कूल के इन्वायरमेंट से, इंटरेक्शन से जो चीजें बच्चा सीखता है वो किस तरह का करिकुलम है, एक्सप्लिसिट, कोर करिकुलम, हिडन करिकुलम या एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। तो कौन सा करिकुलम था जिसमें बच्चा स्कूल के वातावरण से चीजें सीखता है, अपने दोस्तों से सीखता है, वो होता है हिडन करिकुलम, या इसको हम इम्प्लिसिट करिकुलम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट करिकुलम कंपोनेंट, यानी कि इनमें से एक्सप्लिसिट करिकुलम का एक एग्जांपल आपको बताना है, ठीक है। इनमें से एक्सप्लिसिट करिकुलम का कंपोनेंट कौन सा होगा, सोशल नॉर्म्स,
कोर्स सिलेबस, पीर इंटरेक्शन या अनरिटन रूल्स। तो एक्सप्लिसिट क्या होता है? कोर्स का सिलेबस होता है, ठीक है, कोर्स सिलेबस की बात करते हैं, फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ करिकुलम इज ऑल्सो नोन एज द ऑफिशियल और फॉर्मल करिकुलम, यानी कि किस टाइप को हम ऑफिशियल और फॉर्मल करिकुलम के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो ऑफिशियल होता है, फॉर्मल होता है, रिटन होता है, प्लान्ड होता है, इम्प्लिसिट, नल करिकुलम, ओवर्ट करिकुलम या इनफॉर्मल करिकुलम, ठीक है। तो कौन सा होता है? ओवर्ट करिकुलम, जिसको हम एक्सप्लिसिट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टिपिकली नॉट इंक्लूडेड इन द हिडन करिकुलम, यानी कि इनमें से कौन सा चीज जो है हिडन करिकुलम में नहीं आएगी? एकेडमिक नॉलेज, सोशल बिहेवियर्स, कल्चरल वैल्यूज एंड एटीट्यूड। हिडन का मतलब जो छुपा हुआ है, जो इंटेंडेड नहीं है, तो कौन सा नहीं आएगा? एकेडमिक नॉलेज। एकेडमिक नॉलेज किस में आएगी? एक्सप्लिसिट करिकुलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच करिकुलम इज फोकस्ड ऑन द नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि कौन सा करिकुलम बच्चों की आवश्यकताएं, उनकी रुचियां और उनकी योग्यताओं पर फोकस करता है? सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, लर्नर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड या कोर करिकुलम। तो कौन सा होता है? लर्नर सेंटर्ड, जिसमें यानी कि लर्नर की जो भी नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज है उन पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब द हिडन करिकुलम, यानी कि इनमें से हिडन करिकुलम को सबसे अच्छे से कौन डिस्क्राइब करेगा? स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान्स, अनइंटेंडेड लेसन्स एंड वैल्यूज लर्नड इन स्कूल, गवर्नमेंट मैंडेटेड कोर्सेज, फॉर्मल असेसमेंट। तो क्या डिफाइन करेगा? हिडन का मतलब जो अनइंटेंडेड लेसन्स और वैल्यूज बच्चा स्कूल से सीखता है, वो हिडन करिकुलम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ करिकुलम इज डिजाइन्ड टू बी यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल स्टूडेंट्स इन अ गिवन एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि जो करिकुलम सभी के लिए यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है, वो कौन सा करिकुलम का टाइप होगा? हिडन, इनफॉर्मल, ओवर्ट या एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलम। तो कौन सा होता है? ओवर्ट करिकुलम, जिसको हम एक्सप्लिसिट करिकुलम भी कहते हैं, जो ऑफिशियल होता है, प्लान्ड होता है, यूनिफॉर्म होता है सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हिडन करिकुलम आउटकम, यानी कि हिडन करिकुलम का एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है। मास्टरी ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस, understanding the school's code of conduct, developing a sense of punctuality and discipline, completing science experiments। तो इनमें से कौन सा हिडन करिकुलम का एग्जाम्पल होगा? यानी कि बच्चे के अंदर पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन की भावना को डेवलप करना, ठीक है। बाकी के जितने भी 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पहला, दूसरा और चौथा, वो किसके हैं? उस एक्सप्लिसिट करिकुलम के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एक्सप्लिसिट करिकुलम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ करिकुलम इंक्लूड्स क्लब्स, स्पोर्ट्स एंड आर्ट एक्टिविटीज। देखिए किस टाइप के करिकुलम में आप क्लब, स्पोर्ट्स और आर्ट एक्टिविटीज को इंक्लूड करेंगे। ये सारी चीजें कौन से करिकुलम के अंतर्गत आएंगी? कोर करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलम, फॉर्मल करिकुलम या स्पाइरल करिकुलम। तो ये सारी चीजें क्लब, स्पोर्ट्स, आर्ट एक्टिविटीज किस में आती हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलम के अंतर्गत। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। अगली वीडियो में इसी सीरीज का यानी कि करिकुलम से रिलेटेड एक और सब टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक कॉमन पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है और ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड, एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे एनवीएस, केवीएस या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट के टेट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और आप सभी जानते हैं करिकुलम का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। करिकुलम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, टाइप्स कौन कौन से रहेंगे करिकुलम के, ओवर्ट और हिडन करिकुलम क्या होता है, करिकुलम को किस तरह से डिजाइन किया जाता है। तो ये 3-4 वीडियो मैं इस टॉपिक पर बना चुकी हूँ करिकुलम और सिलेबस से रिलेटेड। तो ये करिकुलम और सिलेबस का जो टॉपिक है न केवल आपकी केवीएस पेडागोजी में है, बल्कि यूजीसी नेट में भी एक पर्टिकुलर यूनिट आपकी दी गई है करिकुलम स्टडीज नाम से, ठीक है। वहां पर भी ये टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे करिकुलम डेवलपमेंट का, कि करिकुलम डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं।
ठीक है। इसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट की स्टेजेज और स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी रहेंगी, और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करेंगे करिकुलम डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए करिकुलम क्या होता है वो मैं करवा चुकी हूँ। करिकुलम क्या होता है, एक विजनरी डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, किसी भी कोर्स की एक आउटलाइन होती है। जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड का करिकुलम क्या रहेगा, ठीक है, वो पूरा का पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, एक विजनरी डॉक्यूमेंट होता है, किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में एक विजन बताता है कि भाई इस पर्टिकुलर कोर्स में आप ये चीजें करेंगे। तो करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए करिकुलम डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम या कोई भी कोर्स है, जैसे आप बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, कोई अदर कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, तो उस कोर्स को किस तरह से डिजाइन किया जाएगा, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस तरह से इवेल्यूट किया जाएगा, उसका पूरा का पूरा डिटेल रहता है, ठीक है। क्या होता है करिकुलम डेवलपमेंट, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी कोर्स को, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, जो भी कोर्स वो ऑफर करता है, चाहे बीएड है, एमएड है, एमबीए है, कोई भी कोर्स की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है, उसको किस तरह से डिजाइन किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और उस कोर्स को किस तरह से इवेल्यूट किया जाएगा, उसका पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं करिकुलम डेवलपमेंट। तो करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, एक सीरीज होती है सिस्टमेटिक स्टेप्स की, यानी कि इस प्रोसेस में क्या होते हैं, सिस्टमेटिक स्टेप्स होते हैं, ताकि जो करिकुलम है उसको इफेक्टिव तरीके से क्रिएट किया जा सके, ताकि बच्चों की जो एजुकेशनल नीड्स है उनको पूरा किया जा सके, और उनको जो है किनको स्टूडेंट्स को उनकी फ्यूचर एकेडमिक, प्रोफेशनल और पर्सनल सक्सेस के लिए तैयार किया जा सके। तो ये जो प्रोसेस होता है ये इंश्योर करता है कि जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, रेलिवेंट, अप टू डेट, अलाइन विद एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड गोल्स, यानी कि रेलिवेंट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, और एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स और गोल्स हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और जो गोल्स हैं उनके साथ अलाइन करता हुआ होना। तो करिकुलम डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे स्टेजेस और स्ट्रेटेजीज की। तो देखिए सबसे पहले स्टेजेस और स्ट्रेटेजीज का डिफरेंस समझ लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे यही पजल हो जाते हैं कि स्टेजेस और स्ट्रेटेजीज क्या है, दोनों सेम होती हैं या क्या होती हैं। तो स्टेजेस क्या होती है, स्टेजेस रिफर्स टू द सीक्वेंशियल स्टेप्स टेकन टू क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट अ करिकुलम, यानी कि करिकुलम को क्रिएट करना और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, उसके बारे में सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं कि भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है। तो जो स्टेजेस होती है वो एक रोड मैप प्रोवाइड करती है करिकुलम डेवलपमेंट को, भाई नीड असेसमेंट से लेकर इवैल्यूएशन तक किस तरह के स्टेप्स रहेंगे, कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे। जबकि स्ट्रैटेजीज क्या होती है, देखिए स्ट्रैटेजीज को हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रविधियां, ठीक है, यानी कि approaches or methods used within each stage to achieve the desired outcome, यानी कि ये जो स्टेजेस हैं इनके डिजायर्ड आउटकम को प्राप्त करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे प्लानिंग, प्लानिंग क्या है, एक स्टेज है, ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट की एक स्टेज है। अब ये जो प्लानिंग है ये पहली स्टेज होती है करिकुलम डेवलपमेंट की। तो इसके अंतर्गत हम कौन कौन से मेथड्स यूज करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम बच्चे की प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद नीड असेसमेंट की, इस चीज की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके ऑब्जेक्टिव्स और गोल क्या रहेंगे। तो ये क्या है, ये स्ट्रैटेजीज हैं जो हम स्टेजेस के अंतर्गत ही यूज करेंगे, यानी कि इन स्टेजेस को कंप्लीट करने के लिए, इनके डिजायर्ड आउटकम को प्राप्त करने के लिए हम इन स्ट्रैटेजीज का प्रयोग करें। तो स्टेजेस और स्ट्रैटेजीज में क्या डिफरेंस होता है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे करिकुलम डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी रहेंगी। सबसे पहले कौन सी स्टेज आएगी, प्लानिंग, यानी कि कोई भी आप काम करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस चीज के बारे में प्लान बनाते हैं, एक योजना तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी प्लानिंग आप करेंगे इसमें क्या करेंगे, भी करिकुलम डेवलपमेंट की प्लानिंग की जा रही है तो सबसे पहले एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे इस काम के, ठीक है, इस काम की आवश्यकता क्यों पड़ी उसको एसेस करेंगे, ठीक है। इसके साथ जो भी स्टेक होल्डर्स रहे, स्टेक होल्डर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि स्टूडेंट्स, पेरेंट, पॉलिसी मेकर्स, एजुकेटर्स, सबका इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें, सबको इंगेज करेंगे, सबकी सलाह लेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग करेंगे, कोई भी काम आप करें तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, करिकुलम का डिजाइन तैयार करेंगे, यानी कि उसका एक प्रारूप तैयार करेंगे, भी कौन कौन से इसमें टॉपिक्स रहेंगे,
क्या कंटेंट रहेगा, उस कंटेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके लर्निंग आउटपुट और असेसमेंट क्राइटेरिया, ये सारी चीजें देखेंगे करिकुलम डिजाइन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या रहेगी, डेवलपमेंट। भाई उसका प्रारूप आपने तैयार कर लिया, उसको डिजाइन कर लिया है कि ये सारी चीजें रहेंगी, फिर आप उसको डेवलप करेंगे, उसको विकसित करेंगे कि मटेरियल और रिसोर्सेज क्या क्या रहेंगे, टेक्स्ट बुक क्या रहेंगी, लेसन प्लान को किस तरह से डेवलप करना है। ठीक है, डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। ठीक है, टीचर्स की ट्रेनिंग क्या रहेगी, किस तरह से मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से डिलीवर करना है, यानी कि करिकुलम को एक तरह से प्रैक्टिस में लाके देखेंगे। ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या रहेगी, इवैल्यूएशन, यानी कि जो भी आपने इम्प्लीमेंट किया है उसको करिकुलम की इफेक्टिवनेस को असेस करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर अगर वहां पर जरूरत पड़ेगी तो उसको रिवाइज भी किया जाएगा, कमेटी बैठेगी, पुनर्विचार किया जाएगा, अगर रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे पूरे के पूरे प्रोसेस। तो ये करिकुलम डेवलपमेंट की मुख्य 5 स्टेजेज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजीज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी रहेंगी, तो यहाँ पर दोबारा से आपको रिपीट कर दूं कि जो स्ट्रैटेजीज हैं वो स्टेजेस के आउटकम्स को अचीव करने के लिए, यानी कि जो स्टेजेस हमने बात की है उनके आउटकम को अचीव करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स का प्रयोग करेंगे, वो होंगी स्ट्रैटेजीज। ठीक है, जैसे प्लानिंग की स्टेज है, उसके लिए हम नीड असेसमेंट करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। तो ये हम क्या करें, ये मेथड्स हैं। ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट के क्या है, मेथड्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, ताकि जो स्टेजेस हैं उनको अचीव किया जा सके, उनका आउटकम बेहतर। तो पहली स्ट्रैटेजी क्या है, नीड्स असेसमेंट, यानी कि आवश्यकताओं का आकलन लगाएंगे कि भाई जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशनल नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी उसको आंकलित करेंगे। ठीक है, उसको असेस करेंगे, उसके बारे में डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि भाई क्यों आवश्यकता पड़ी इस चीज की। ठीक है, इसके लिए अलग अलग मेथड, सर्वे मेथड यूज कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग रिसर्च को रिव्यू कर सकते हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, नीड असेसमेंट। इसके बाद जो सेकंड रहेगी क्या रहेगी, गोल सेटिंग। भाई आवश्यकता को हमने देख लिया, बच्चों की ये आवश्यकता है, उसके बाद उस चीज के बारे में गोल सेट करेंगे, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। तो जो भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव हो वो कैसे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, मिजरेबल होने चाहिए। ठीक है, रेलिवेंट होने चाहिए और अलाइन करने चाहिए गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स और स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस के साथ। स्टेक होल्डर्स का मतलब मैं बता चुकी हूँ कि भाई जो भी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, पॉलिसी मेकर्स, एजुकेटर्स हैं, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, उनके साथ अलाइन करने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कंटेंट सिलेक्शन, यानी कि जो भी कंटेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे, एप्रोप्रिएट कंटेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग गोल्स और नीड जो भी आइडेंटिफाई की है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कंटेंट सिलेक्शन के बाद क्या करेंगे, करिकुलम डिजाइन, यानी कि करिकुलम का एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, करिकुलम का जो कंटेंट है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, ताकि इफेक्टिव लर्निंग को फैसिलिटेट किया जा सके, जो भी करिकुलम हो वो रेलिवेंट, अप टू डेट होना चाहिए और एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स और गोल्स के साथ अलाइन करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा एक प्रारूप तैयार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगी, इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग, जो भी प्लानिंग की है, जो भी करिकुलम का डिजाइन तैयार किया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उसको प्रैक्टिस में लाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, यानी कि इंस्ट्रक्शन किस तरह से देंगे। भाई इम्प्लीमेंट कर दिया है तो कौन कौन सी टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करेंगे वो आप देखेंगे, इंक्वायरी बेस्ड मेथड, लेक्चर मेथड, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज, क्या क्या आप यूज करेंगे इंस्ट्रक्शन देने के लिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज के बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी कि जो भी प्रारूप तैयार किया है, इंप्लीमेंट किया है, उसको असेस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करेंगे कि भाई बच्चों की लर्निंग पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो इफेक्टिव भी है कि नहीं है। ठीक है, तो करिकुलम को असेस और इवैल्यूएट करने के लिए अलग अलग मेथड्स का प्रयोग कर सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट साइकिल्स, ठीक है, फीडबैक लूप्स, अलग अलग मेथड्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, असेस और इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, फीडबैक एंड रिवीजन। भाई असेस करने के बाद, इवैल्यूएट करने के बाद आपके पास फीडबैक आएगा उस चीज के बारे में, तो जो भी फीडबैक आ रहा है उसके आधार पर आप उस चीज को रिवाइज करेंगे ताकि उसको कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूव करने के लिए जो है फीडबैक और इवैल्यूएशन रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इवैल्यूएशन रिजल्ट्स आए हैं, जो भी फीडबैक आया, उसके आधार पर आप उस चीज को रिवाइज करेंगे अगर जरूरत है तो।
इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, रिसोर्स एलोकेशन। भाई जो चीज आप बना रहे हैं, ठीक है, करिकुलम को सपोर्ट करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं, बजट प्लानिंग, फंडिंग है कि नहीं, रिसोर्स एक्विजिशन, ठीक है। तो सारा आप क्या करेंगे, रिसोर्सेज को देखेंगे कि उस करिकुलम को सपोर्ट करने के लिए रिसोर्सेज भी अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। लास्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि करिकुलम को डिलीवर करने के लिए टीचर्स को इक्विप करेंगे, यानी कि जो भी नेसेसरी स्किल्स और नॉलेज की आवश्यकता है, टीचर्स को उस पर्टिकुलर टास्क के लिए तैयार करेंगे। तो इसके लिए वर्कशॉप, ट्रेनिंग सेशन, ऑनगोइंग सपोर्ट, अलग अलग मेथड्स के द्वारा टीचर्स को तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये करिकुलम डेवलपमेंट की कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, मेथड्स हैं, विधियां हैं, ठीक है। तो आई होप कि स्टेजेज और स्ट्रेटेजीज का डिफरेंस आप लोगों को समझ आ गया होगा कि भाई जो स्टेजेज हैं वो क्या है, एक रोड मैप, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, लेकिन जो स्ट्रेटेजीज हैं वो क्या है, स्पेसिफिक मेथड्स हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे उन स्टेजेस के अंतर्गत ही, ताकि बेस्ट आउटकम को अचीव किया जा सके। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जैसे प्लानिंग की जो स्टेज है उसके लिए हम कौन कौन से मेथड्स का प्रयोग करेंगे। भाई प्लानिंग जब हम बनाएंगे तो गोल्स को सेट करेंगे, नीड असेसमेंट करेंगे, कंटेंट क्या रहेगा। तो ये क्या है, जो स्टेजेज हैं उन्हीं के बेस्ट आउटकम को अचीव करने के लिए इन स्ट्रेटेजीज का प्रयोग किया जाता है। और आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इन द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस व्हाट डज द नीड्स असेसमेंट स्टेज इन्वॉल्व। देखिए यहाँ पर स्टेज नहीं आएगा, ये क्या है, नीड असेसमेंट क्या है, एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, स्ट्रेटेजी है। तो करिकुलम डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें जो नीड असेसमेंट एक स्ट्रेटेजी है, उसका क्या मतलब है, उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम इन द क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम में करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना। डिटरमाइनिंग द एजुकेशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड द कम्युनिटी, यानी कि स्टूडेंट्स और कम्युनिटी की जो एजुकेशनल नीड्स है उनको निर्धारित करना, डिटरमाइन करना। क्रिएटिंग लेसन प्लान्स एंड टीचिंग मटेरियल्स, यानी कि लेसन प्लान्स और टीचिंग मटेरियल्स को क्रिएट करना। असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम, या करिकुलम की इफेक्टिवनेस को असेस करना, आंकलन लगाना उसका। तो देखिए नीड असेसमेंट में हम जो स्टूडेंट्स हैं, कम्युनिटी है, उसकी एजुकेशनल नीड्स को डिटरमाइन करते हैं। तो क्या होगा, डिटरमाइनिंग द एजुकेशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the first stage of curriculum development, implementation, evaluation, planning, development। तो आप सभी जानते हैं कौन सी होगी, प्लानिंग, यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट की पहली स्टेज क्या है, प्लानिंग। सबसे पहले हम किसी भी चीज की प्लानिंग करते हैं। क्वेश्चन है, which strategy focuses on ensuring that the curriculum content is relevant and up to date, यानी कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी जो है करिकुलम के रेलिवेंट और अप टू डेट होने पर फोकस करती है। कौन सी स्ट्रेटेजी में हमने बात की थी, करिकुलम मैपिंग, नीड्स एनालिसिस, कंटेंट अलाइनमेंट और स्टेक होल्डर फीडबैक। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि स्ट्रेटेजीज जो मैंने करवाई है वही 10 नहीं है, और भी स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, ठीक है। अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं उनको, जो स्टेजेज हैं उनको पूरा करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो और भी अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा कि भाई करिकुलम का जो कंटेंट है वो रेलिवेंट और अप टू डेट है, उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी होगी, कंटेंट अलाइनमेंट, कि कंटेंट को आप किस तरह से अलाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट आर टीचिंग मेथड्स एंड लर्निंग एक्टिविटीज डिजाइन। देखिए करिकुलम डेवलपमेंट की किस स्टेज के दौरान टीचिंग मेथड्स और लर्निंग एक्टिविटीज को डिजाइन किया जाता है, कौन सी स्टेज में हम बात करते हैं। इवैल्यूएशन में तो इवैल्यूएट करते हैं, डेवलपमेंट, इंप्लीमेंट और प्लानिंग। तो प्लानिंग में सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, इंप्लीमेंट किया जाता है चीज को। तो टीचिंग मेथड्स और लर्निंग एक्टिविटीज को डिजाइन करना, डेवलप करना, कौन सी स्टेज रहेगी, डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटेजी टू इंश्योर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इन करिकुलम डेवलपमेंट। भाई इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी होगी जो ये इंश्योर करती है कि जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसमें लगातार इंप्रूवमेंट होता रहे। तो किस स्ट्रेटेजी में हम बात करते हैं, वन टाइम इवैल्यूएशन, यानी कि एक ही टाइम पर आप इवैल्यूएट कर देंगे, स्टेक होल्डर एक्सक्लूजन, पीरियोडिक रिव्यू एंड फीडबैक, स्टैटिक कंटेंट। तो किसके द्वारा कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट संभव है, जो भी फीडबैक आ रहा है, ठीक है, फीडबैक के आधार पर ही उसमें लगातार इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। जो भी फीडबैक आएगा उसी के आधार पर आप उसको रिव्यू करेंगे, उस पर पुनर्विचार करेंगे, ठीक है। तो कौन सा होगा, पीरियोडिक रिव्यू एंड फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, इन विच स्टेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट आर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश्ड। देखिए करिकुलम डेवलपमेंट की किस स्टेज में हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं।
कंटेंट सिलेक्शन, नीड असेसमेंट, प्लानिंग या इम्प्लीमेंटेशन। तो कौन सी होती है? जो पहली स्टेज होती है, उसी में प्लानिंग जब हम करते हैं तभी हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को एस्टैब्लिश करते हैं। तो कौन सी स्टेज होगी? प्लानिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम करिकुलम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट in the comment। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की थी। ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स BEd MAd एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा CTET, HTET या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे NVS, KVS या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और आप सभी जानते हैं हमने करिकुलम का टॉपिक स्टार्ट किया था। देखिए करिकुलम क्या होता है, करिकुलम का कॉन्सेप्ट मैं डिटेल में करवा चुकी हूँ, सिलेबस का कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है, करिकुलम को किस तरह से डिजाइन किया जाता है, उसके कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे, करिकुलम के टाइप्स हम डिटेल में कर चुके हैं, ओवर्ट और हिडन करिकुलम में क्या डिफरेंस होता है, करिकुलम डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, करिकुलम को किस तरह से डेवलप किया जाता है, उसकी कौन कौन सी स्टेजेज और स्ट्रेटेजीज रहेंगी, ये सारी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट के कुछ सिद्धांत होते हैं। यानी कि जब करिकुलम को डेवलप किया जाता है तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाता है, यानी कि कौन कौन से सिद्धांतों का ध्यान रखा जाता है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम करिकुलम के प्रिंसिपल्स को बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करिकुलम डेवलपमेंट के इन 13 प्रिंसिपल्स को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। ठीक है, वन बाय वन मैं आप लोगों को इनको समझाऊंगी कौन कौन से रहेंगे। प्रिंसिपल ऑफ गोल ओरिएंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ रेलिवेंस, principle of continuity and progression, principle of integration, flexibility, balance, coherence, inclusivity and diversity, evaluation and improvement, principle of totality of experiences, principle of conservation and creativity, principle of utility। इन 13 प्रिंसिपल्स को आज की इस वीडियो में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स BEd MAd कर रहे होते हैं, जिनका जो है 16 या 20 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इन 13 प्रिंसिपल्स को आप एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी समझा सकते हैं, कोई डायग्रामेटिक फॉर्म बनाकर भी आप इनको मतलब अच्छे तरीके से इनको समझा सकते हैं और फिर वन बाय वन डिस्क्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई इनको जिस तरह से मैंने सीक्वेंस में लगाया है, ठीक है, वो सीक्वेंस ही नहीं है, आप कैसे भी इनको आगे पीछे लिख। तो करिकुलम डेवलपमेंट के इन प्रिंसिपल्स को हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ गोल ओरिएंटेशन, यानी कि कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित करते हैं कि भाई इसका क्या उद्देश्य है। तो किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम का जब करिकुलम डेवलप किया जाए तो उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई जो गोल्स निर्धारित किए जाए वो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। ठीक है, करिकुलम के जो गोल्स हैं वो इंस्टीट्यूशनल, नेशनल और ग्लोबल एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करते हुए होने चाहिए, उसके साथ मैच करने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एजुकेशनल आउटकम्स क्या रहेंगे उस चीज पर भी फोकस किया जाना चाहिए। तो गोल ओरिएंटेशन का मतलब है कि भाई कोई चीज आप बना रहे हैं तो सबसे पहले उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित करना है, और गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जब बनाए जाए तो इन चीजों को ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि करिकुलम को जब डेवलप किया जाए तो लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। यानी कि टीचर क्लास में आए और बच्चों को पढ़ाकर चली गई, कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि भी बच्चों की जो भी नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज है उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए जब करिकुलम को डेवलप किया जाए।
तो कौन कौन से की एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, ठीक है, हर बच्चे का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, उनकी लर्निंग स्टाइल्स डिफरेंट होते हैं, तो उनकी क्या आवश्यकताएं होंगी उसका आकलन लगाया जाना चाहिए, उनको असेस किया जाना चाहिए। करिकुलम इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि एक्सेसिबल होना चाहिए सभी लर्नर्स के लिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ इंटेलिजेंट बच्चों के लिए फायदेमंद हो और जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, जो वीक स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई बेनिफिट ना हो। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि सभी स्टूडेंट्स उसको एक्सेस कर सके और बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए इंकरेज कर सके, इस तरह का होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए करिकुलम, लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेलिवेंस, यानी कि करिकुलम का जो कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, स्टूडेंट्स की जिंदगी, कम्युनिटी और जॉब मार्केट के साथ वो मैच करता हुआ होना चाहिए, उनके लिए रेलिवेंट होना चाहिए, उनको जॉब दिला सके, उनको फ्यूचर एकेडमिक कैरियर के लिए, फ्यूचर के लिए उनके लिए अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर सके, इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी करंट नॉलेज और ट्रेंड्स समाज में, सोसाइटी में जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को भी अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड प्रोग्रेशन। करिकुलम किस तरह का होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, प्रोग्रेसिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस उसमें होने चाहिए, ठीक है, यानी कि जो कंटेंट है वो सीक्वेंस में होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज है, तो जो आगे वाली चीजें हैं वो प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बिल्डअप होनी चाहिए। ये नहीं कि पिछली क्लास में बच्चे ने कुछ पढ़ा और अगली क्लास में एकदम एडवांस मटेरियल उसको देखने को मिल जाए, ठीक है। अगली क्लास में जो चेंजेस दिखाई दे, यानी कि जो ट्रांजिशन है, जो बदलाव दिखाई देते हैं, वो स्मूथ होने चाहिए, धीरे धीरे होने चाहिए, यानी कि एक एजुकेशन लेवल से दूसरे तक जब बच्चा पहुंचे तो थोड़े थोड़े चेंजेस उसमें दिखने चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि समन्वय का सिद्धांत। देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स और अलग अलग डिसिप्लिन की जो नॉलेज है वो आपस में आप इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है, यानी कि एक सब्जेक्ट की नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प करे। जैसे मैथ में कुछ चीज आपने पढ़ी, वो फिजिक्स में भी आपको हेल्प करे, ठीक है, किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी वो आपको हेल्प करे। एक डिसिप्लिन की नॉलेज दूसरे डिसिप्लिन में हेल्प करे। डिसिप्लिन का मतलब जो अलग अलग ब्रांचेज हैं, जैसे साइकोलॉजी में आपने कुछ पढ़ा, वो फिलॉसफी या सोशियोलॉजी में आपको हेल्प करे, या फिलॉसफी में जो कुछ आपने पढ़ा वो सोशियोलॉजी में आपको हेल्प करे। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, यानी कि जो अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन की नॉलेज है उसमें इंटीग्रेशन हो, समन्वय हो, उस चीज के लिए प्रमोट करे। तो इसके लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड प्रोजेक्ट्स को इंक्रेज किया जाना चाहिए। जो भी वेरियस फील्ड्स ऑफ स्टडीज हैं, जो अलग अलग स्टडीज की फील्ड है, उनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए, और जो भी कॉन्सेप्ट और इश्यूज हैं उनकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रमोट करें, इस तरह का करिकुलम होना चाहिए, यानी कि इंटीग्रेट करके किया जाना चाहिए चीजों को, सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन में इंटीग्रेशन हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है लचीलापन, चेंजेबल, स्टैटिक नहीं होना चाहिए, यानी कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स की जो भी नीड्स, एजुकेशनल गोल्स और सोसाइटल डिमांड्स है उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस होते रहने चाहिए, ठीक है, यानी कि जब उसको इवैल्यूएट किया जाता है, इवैल्यूएशन के बाद जो भी फीडबैक आता है उसको कंसीडर किया जाना चाहिए, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और नए टीचिंग मेथड्स आते हैं उनको अडेप्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। तो बैलेंस का सिद्धांत क्या कहता है कि भाई जो करिकुलम है वो इस तरह का होना चाहिए जो बच्चे को बैलेंस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करे, यानी कि बच्चे को नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट के जो डिफरेंट एरियाज हैं उन सभी को कवर किया जाना चाहिए। बच्चों को केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का मिक्स होना चाहिए, यानी कि बैलेंस किसके बीच में, एकेडमिक, वोकेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट। भाई करिकुलम इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जो बच्चे को सिर्फ एकेडमिक नॉलेज प्रोवाइड करे, उसका वोकेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट भी हो सके, ठीक है। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो इसके लिए इंडिविजुअल और कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है सुसंगत, किस तरह का होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, लॉजिकल प्रोग्रेस
प्रोग्रेशन होना चाहिए कंटेंट और स्किल्स में, ठीक है। यानी कि जो प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। तो क्या है कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट और असेसमेंट मेथड्स हैं उनमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। करिकुलम डेवलपमेंट की जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में सपोर्ट होना चाहिए, अननेसेसरी रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, करिकुलम कोहेरेंट होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है समन्वय और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, यानी कि समन्वय और विभिन्नता का सिद्धांत। तो करिकुलम किस तरह का होना चाहिए, देखिए हम सभी जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं। यानी कि जो लर्नर्स हैं वो डाइवर्स होते हैं, डिफरेंट होता है हर बच्चा एक दूसरे से। तो इस चीज को रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। तो डाइवर्स लर्नर्स को रिस्पेक्ट करना है, उस चीज को ध्यान में रखना है। और जब करिकुलम डेवलप किया जाए तो वो इंक्लूसिव होना चाहिए, उसमें समन्वय होना चाहिए, वो सभी बच्चों के लिए इक्वल होना चाहिए, सभी बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखकर उसको डेवलप किया जाना चाहिए। तो करिकुलम में इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना है और डाइवर्स लर्नर्स को भी ध्यान में रखना है। तो इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी का सिद्धांत क्या कहता है कि जो करिकुलम है वो बायस फ्री होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे सभी स्टूडेंट्स को, यानी कि सभी स्टूडेंट की सक्सेस के लिए वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, इस तरह का होना चाहिए। इंक्लूसिविटी को प्रमोट किया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट। देखिए इवैल्यूएशन और इंप्रूवमेंट का सिद्धांत ये कहता है कि जो करिकुलम है उसकी इफेक्टिवनेस तभी बनी रहेगी जब टाइम टू टाइम उसको इवैल्यूट किया जाए, ठीक है। और इवैल्यूएशन के आधार पर जो भी फीडबैक आता है, जब करिकुलम को इवैल्यूट किया जाता है तो उसके आधार पर जो फीडबैक आता है टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, ठीक है, स्टेक होल्डर्स का, पॉलिसी मेकर्स का, तो उसके आधार पर उसमें चेंजेस करते रहना चाहिए ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके। और साथ ही जो भी एजुकेशन में नए आइडियाज और इनोवेशंस होते हैं वो भी करिकुलम में झलकने चाहिए, ठीक है, वो भी करिकुलम में इंक्लूड किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। देखिए टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस का सिद्धांत ये कहता है कि जो करिकुलम है वो इस तरह का होना चाहिए कि जो सिर्फ बच्चे की एकेडमिक सब्जेक्ट्स, यानी कि जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं एकेडमिक सब्जेक्ट्स, उन्हीं पर फोकस नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि टोटलिटी का एक्सपीरियंस ये कहता है कि बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज पर भी फोकस किया जाना चाहिए। यानी कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करे। स्पोर्ट्स, ड्रामा, क्लब एक्टिविटीज भी, आर्ट एक्टिविटीज भी करिकुलम में होनी चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। सम टोटल एक्सपीरियंसेस की बात की गई है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड क्रिएटिविटी। देखिए कंजर्वेशन और क्रिएटिविटी का सिद्धांत कहता है कि जब करिकुलम को डेवलप किया जाए तो बहुत जरूरी है कि जो भी सब्जेक्ट्स और एक्सपीरियंसेस हैं वो इस तरह के होने चाहिए जो कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व करे, यानी कि कल्चरल हेरिटेज की कंजर्वेशन उसमें होनी चाहिए और साथ ही क्रिएटिविटी को भी इनहेंस करे। यानी कि इस तरह का होना चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह के सब्जेक्ट होने चाहिए जो बच्चों में क्रिएटिविटी को प्रमोट करें। यानी कि जो करिकुलम है वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें मॉडिफिकेशन होता रहना चाहिए एज पर द रिक्वायर्ड, यानी कि जो भी ग्लोबल एजुकेशनल ट्रेंड्स और स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस होते रहने चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। देखिए यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत क्या कहता है कि करिकुलम को जब कंस्ट्रक्ट किया जाए तो जो भी एजुकेटर्स, पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस तरह का कंटेंट उसमें यूज करना चाहिए ताकि इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों के लिए यूजफुल हो। यानी कि जो कंटेंट हो वो रिच और वैल्यूबल कंटेंट होना चाहिए कि भाई बच्चा सिर्फ स्कूल कॉलेज में है तभी उनके लिए हेल्पफुल ना रहे, बल्कि बाद में भी उनकी लाइफ के लिए वो यूजफुल हो, इस तरह का होना चाहिए। तो ये करिकुलम डेवलपमेंट की कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, ठीक है, ये 13 ही नहीं है, कुछ और प्रिंसिपल्स भी आपको किसी बुक में देखने को मिल जाएंगे। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Which principle is focused on incorporating real world applications and contemporary issues into the curriculum? देखिए कौन से प्रिंसिपल में बताया गया है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और contemporary issues को इनकॉर्पोरेट करने पर कौन सा प्रिंसिपल फोकस करता है, ठीक है, जिसमें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में, और जो contemporary issues पर फोकस करता है, तो वो कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ कोहेरेंस, प्रिंसिपल
प्रिंसिपल ऑफ रेलिवेंस, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी। तो कौन सा था? रेलिवेंस का। ठीक है भाई, जो करिकुलम है वो रेलिवेंट होना चाहिए, रियल वर्ल्ड सिचुएशन से मैच करता होना चाहिए, जो भी कॉन्टेम्पोरेरी इश्यूज हैं समाज में उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच प्राइमरीली एम्स टू। भाई जो लर्नर सेंटर्ड प्रिंसिपल की हमने बात की थी कि जो करिकुलम है वो लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, तो उसका क्या एम है? इंक्लूड डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड वॉइसेस इन द करिकुलम कंटेंट, sequence content and skills in a logical and coherent manner, cater to the needs, interests and abilities of learners, ensure the curriculum is free from bias and stereotype। तो देखिए लर्नर सेंटर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो डिफरेंट लर्नर्स हैं उनकी जो भी नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज हैं उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, करिकुलम कैसा होना चाहिए? लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन प्रमोट्स। देखिए इंटीग्रेशन का सिद्धांत किसको प्रमोट करता है? अडेप्टेबिलिटी टू अकोमोडेट चेंजेस इन स्टूडेंट्स नीड्स, यानी कि स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट किया जाना चाहिए। बैलेंस्ड एजुकेशन कवरिंग वेरियस एरियाज ऑफ नॉलेज, यानी कि जो डिफरेंट एरियाज हैं उनकी जो नॉलेज है उनमें बैलेंस होना चाहिए। कोहेरेंस विद अ क्लियर स्ट्रक्चर एंड लॉजिकल प्रोग्रेशन, नॉलेज कनेक्शन अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन्स। तो इंटीग्रेशन क्या कहता है कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स और अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं उनकी नॉलेज को आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, इंटीग्रेट करना, एक सब्जेक्ट की नॉलेज दूसरे में हम यूज कर सके, एक डिसिप्लिन की नॉलेज दूसरे डिसिप्लिन में यूज हो सके। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो ये क्या कहता है? अडेप्टेबिलिटी टू अकोमोडेट चेंजेस इन स्टूडेंट्स नीड्स, यानी कि स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग करिकुलम में जब चेंजेस किए जाते हैं तो वो कौन सा प्रिंसिपल है? फ्लेक्सिबिलिटी। बैलेंस्ड एजुकेशन कवरिंग वेरियस एरियाज ऑफ नॉलेज, यानी कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बैलेंस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करे, जो सभी एरियाज की नॉलेज को कवर करे, तो ये बैलेंस का प्रिंसिपल है। कोहेरेंस विद अ क्लियर स्ट्रक्चर एंड लॉजिकल प्रोग्रेशन, यानी कि करिकुलम का एक क्लियर स्ट्रक्चर और उसमें जो प्रोग्रेस दिखाई दे वो लॉजिकल सीक्वेंस में होनी चाहिए, तो ये कौन सा प्रिंसिपल था? कोहेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल अलाउज फॉर एडजस्टमेंट इन द करिकुलम बेस्ड ऑन फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। देखिए फीडबैक और इवैल्यूएशन के आधार पर जब हम करिकुलम में कुछ चेंजेस करते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ गोल ओरिएंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड प्रोग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोहेरेंस। तो चेंजेस की बात हम किस में करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी में, यानी कि करिकुलम चेंजेबल होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए। तो जो भी फीडबैक और इवैल्यूएशन के आधार पर हमें जो आइडियाज मिलते हैं उसके आधार पर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस इंश्योर। देखिए बैलेंस का जो सिद्धांत है वो क्या इंश्योर करता है? कंसिस्टेंसी इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट एंड असेसमेंट मेथड्स, inclusive and accessible curriculum design, a mix of theoretical and practical learning, regular assessments to measure curriculum effectiveness। तो क्या होना चाहिए? बैलेंस का सिद्धांत क्या कहता है कि जो एजुकेशन है करिकुलम इस तरह का होना चाहिए जो बैलेंस एजुकेशन प्रोवाइड करे, न केवल थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करे बल्कि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल का मिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? मिक्स ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल एम्फसाइज मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी रेपिटेशन इन द करिकुलम। देखिए किस सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि जिसमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है और जो अननेसेसरी रेपिटेशन है उसको अवॉइड करना है। प्रिंसिपल ऑफ कोहेरेंस, प्रिंसिपल ऑफ गोल ओरिएंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। तो किसमें बात की थी कि कोहेरेंट होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, अननेसेसरी रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है और अननेसेसरी रेपिटेशन को अवॉइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ensuring the curriculum reflects and respects the diversity of learners falls under which principle। देखिए diversity of learners यानी कि जो different diverse learners हैं उनकी respect करे, उनको reflect करे करिकुलम, इस तरह का होना चाहिए। तो ये किस प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी, प्रिंसिपल ऑफ रेलिवेंस, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। तो कौन से में हमने बात की थी? इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी, इनकी जो डिफरेंट डाइवर्स लर्नर्स हैं उनको रिस्पेक्ट भी करना है और करिकुलम में इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which principle is primarily concerned with the continuous evaluation and improvement of the curriculum, यानी कि कौन से
प्रिंसिपल में हमने बात की थी कि भाई जो करिकुलम है उसको लगातार इवेल्यूट किया जाना चाहिए और उसमें इम्प्रूवमेंट होते रहना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ गोल ओरिएंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कोहेरेंस। तो किसमें हमने की थी? प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो करिकुलम है उसको टाइम टू टाइम इवैल्यूट किया जाना चाहिए और जो भी फीडबैक आए उसके आधार पर उसमें इम्प्रूवमेंट होते रहना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने करिकुलम डेवलपमेंट की कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी हमने डिस्कस किया है। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए अगली वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।